फ्रेंड्स, वेलकम टू अनुराग खेलिया यूट्यूब चैनल। और आज हम आपके लेके आए न्यूज पेपर 2 सितंबर का। 2 सितंबर की जो पहली खबर है हमारी, वो एससीओ समिट से रिलेटेड। एससीओ समिट जिसकी शुरुआत अभी 31 तारीख को हुई थी और यहाँ पर हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो एससीओ के समिट को अटेंड करने के लिए चाइना गए थे। और ये विजिट इंपॉर्टेंट इसलिए थी कि 2018 के बाद पहली बार हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो चाइना की यात्रा के ऊपर गए। यहाँ पर अब एससीओ की समिट जिसके अंदर में इंडिया और पाकिस्तान भी मेंबर हैं, ईरान भी मेंबर है, बेलारूस भी मेंबर है। और यहाँ पर अब जो एससीओ की समिट है वो फाइनली खत्म हुई और यहाँ पर चाइना के जो राष्ट्रपति शी जिनपिंग है उन्होंने यहाँ पर इस मीटिंग को चेयर किया। चेयर करते हुए यहाँ पर उन्होंने कुछ रिमार्क दिए, जहां पर पहला रिमार्क ये था कि हमें अब विश्व को ये बात बतानी पड़ेगी कि जो कोल्ड वॉर का जो टाइम था उससे अब विश्व जो है वो अलग हट चुका है। यहाँ पर जो शी जिनपिंग है वो टारगेट कर रहे थे यूएसए को और उन्होंने कहा कि जिस तरह से कोल्ड वॉर के दौरान दो अलग अलग दूरियां बनी हुई थी, जहां पर एक तरफ यूएसएसआर और दूसरी तरफ यूएसएसआर था, यहाँ पर अब हमें इस पोलर वर्ल्ड से अपने आप को अलग कर लेना चाहिए। यहां पर उन्होंने कहा कि जो एससीओ है जिसका मूल मंत्र ये है कि हमें रीजनल स्टेबिलिटी चाहिए और उसके साथ साथ इकोनॉमिक पार्टनरशिप चाहिए, हमें उस तरफ काम करना पड़ेगा। यहां पर उन्होंने कहा और ये टारगेट किया कि यूएसए जिस तरह से अब यहां पर एक टैरिफ वॉर शुरू कर रहा है, यहां पर हमें अब वेस्ट के खिलाफ इस तरह के जो संगठन है उनको ज्यादा बनाना चाहिए। एससीओ की समिट के अंदर में जो एससीओ के मेंबर कंट्रीज हैं जिसके अंदर में इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, रशिया, इजराइल, बेलारूस और सेंट्रल एशियन कंट्रीज कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सारी कंट्रीज तो थी। इसके साथ साथ टर्की के जो प्रेसिडेंट है अर्दवान, उनको भी इनवाइट भेजा गया था। अजरबैजान को भी यहाँ पर इनविटेशन भेजा हुआ था। तो यहाँ पर एससीओ जो है वो एक पूरे फॉर्म की तरह। और यहाँ पर एससीओ समिट के अंदर में जो डिक्लेरेशन है वो भी साइन हुआ और यहां पर जो डिक्लेरेशन है वो इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि जो डिक्लेरेशन जून के महीने में जब डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी, यहां पर कोई भी डिक्लेरेशन जो है वो साइन नहीं हुआ था। हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी हैं उन्होंने साइन करने से मना कर दिया क्योंकि उस समय डिक्लेरेशन के अंदर में जो पहलगाम अटैक हुआ था इंडिया के ऊपर में उसका यहां पर कोई मेंशन नहीं था, पाकिस्तान का यहां पर कोई भी मेंशन नहीं किया गया। इसीलिए इस बार का जो एससीओ समिट का जो फाइनल समिट थी, सबसे इंपॉर्टेंट समिट जो थी, वहां पर पहलगाम अटैक का मेंशन किया। यहां तक कि जिस तरह से इजराइल ने ईरान के ऊपर जो अटैक किया है उसको भी कंडेम किया। ये सारी बातें जो हैं वो एससीओ समिट के अंदर में हुई और एससीओ समिट की जो मेन क्रक्स थी वो मैंने आपको बता दी। एससीओ समिट के अंदर में एक पिक्चर निकल के आई है और जो पिक्चर है वो पूरे विश्व को और स्पेशली जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनको यहां पर एक चेतावनी की तरह थी। अब वो पिक्चर जो है वो ये है जहां पर 3 देशों के जो नेता है वो यहां पर प्रेजेंट है। यहां पर चाइना के शी जिनपिंग है, व्लादिमीर पुतिन रशिया के हैं और हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। यहां पर यह विजिट जो है ये बताती है कि अगर आरआईसी जिसके अंदर में जो 2000 के दरमियान बना था और अगर ये रिवाइव कर जाता है तो ये एक वेकअप कॉल होगी पूरे वेस्ट को। और यहां पर वेकअप कॉल किस तरह से होगी, क्योंकि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया के ऊपर जो टैरिफ लगाए और टैरिफ लगाने की वजह से जो इंडिया है जो चाइना से दूर जा रहा था, जो आरआईसी ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ था, यहां पर अब उसकी रिवाइवल हो सकती है और ये इंपॉर्टेंट है। यहां पर हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो एससीओ की समिट है उसको अटेंड करते हुए कहा कि जो एससीओ है उसके 3 मेन पिलर्स हैं, जिसके अंदर में पहला है सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी और अपॉर्चुनिटी। हमें उसकी तरफ काम करना चाहिए, लेकिन यहां पर हमें दोगले बर्ताव और डबल स्टैंडर्ड से बचकर रहना चाहिए। यहां पर उन्होंने मेंशन किया पहलगाम अटैक, और पहलगाम अटैक के अंदर में उन्होंने कहा कि जिस तरह से हमारे ऊपर ये अटैक था, ये हमारी कॉन्साइंस के ऊपर तो अटैक था, हमारी अंतरात्मा के ऊपर तो अटैक करने के साथ साथ एक ओपन चैलेंज दिया जा रहा था, जहां पर इंडिया ने उसका एक मुंहतोड़ जवाब दिया ऑपरेशन सिंदूर के तहत। यहां पर इंडिया ने जो पाकिस्तान और चाइना
जो एक पार्टनरशिप है उसको यहां पर टारगेट किया कि अगर आप चाहते हो कि एससीओ जैसी जो संगठन है वो यहां पर चलती रहे तो ये दो तरफा व्यवहार जो है, जो डबल स्टैंडर्ड है, उसको नहीं एक्सेप्ट किया जा सकता है। जो टेररिज्म है वो टेररिज्म है और यहां पर गुड टेररिज्म बैड टेररिज्म नाम की कोई भी चीज नहीं है। यहां पर एक और डेवलपमेंट हुई, जो शी जिनपिंग है और प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो मीटिंग है वो संडे को हुई थी, लेकिन व्लादिमीर पुतिन के साथ जो मीटिंग है वो कल। यहां पर हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो व्लादिमीर पुतिन से मिले और यहां पर जिस तरह से संडे को व्लादिमीर जेलेंस्की जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी से फोन पे बातचीत की थी और यहां पर ये कहा था कि वो चाहते हैं कि वो व्लादिमीर पुतिन से बात करें ताकि रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट जो है वो फाइनली रिजॉल्व हो सके। यहां पर उससे रिलेटेड भी बातचीत हुई और यहां पर एक और जेस्चर देखा गया जहां पर जो व्लादिमीर पुतिन है वो एस्कॉर्ट करके लेके गए हमारे प्राइम मिनिस्टर को, एक ही गाड़ी के अंदर में गए और इतना पर्सनल लेवल पे व्लादिमीर पुतिन ने जो ये मैसेज भेजा है ये बताता है कि यूएसए ने जिस तरह से हमारे ऊपर 25% एडिशनल टैरिफ सिर्फ इसलिए लगाए हैं कि हम रशियन ऑयल को परचेज करते हैं। ये इमेज जो है वो बता देती है कि यहां पर जो यूएसए वो पूरी तरह से फेल कर रहा है और इंडिया रशिया के जो रिलेशनशिप है वो अभी भी बहुत ज्यादा मजबूत है। यहां पर अब जो एससीओ की समिट थी उससे रिलेटेड मैंने आपको बात बताई, लेकिन यहां पर एक चीज और जहां पर कांग्रेस पार्टी जो है उन्होंने यहां पर कंडेम किया कि जिस तरह से यहां पर प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो शी जिनपिंग से मिलने गए और यहां पर एससीओ की समिट को अटेंड करने गए, जहां पर शहबाज शरीफ जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी थे। यहां पर उन्होंने कहा ये गलत है और यहां पर जो पाकिस्तान और चाइना की जो जुगलबंदी है उसको यहां पर टारगेट नहीं किया। वहीं पर अब कांग्रेस पार्टी के अंदर में ही जो कांग्रेस के एमपी हैं त्रिवेंद्रम से शशि थरूर, और जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो ग्लोबल आउटरीच प्रोग्राम जो सरकार ने चलाया था उसके जो यूएसए लेग था उसको यहां पर अध्यक्षता भी की थी। यहां पर शशि थरूर ने कहा कि जिस तरह से अभी ग्लोबल ऑर्डर में ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर में जो यूएसए है वो हमारे अगेंस्ट में जा रहा है, यहां पर हमें अपने ऑप्शंस को खोलना चाहिए। और यहां पर सरकार जिस तरह से एससीओ की समिट को अटेंड किया है और चाइना के साथ अपने जो रिश्ते हैं उनको मजबूत किया है, ये एक इंपॉर्टेंट कदम हो जाता है। यहां पर हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कुछ और पॉइंट्स जो हैं वो उनको भी उठाया था और जहां पर ये कहा था कि अगर चाहता है चाइना इंडिया के साथ जो रिलेशनशिप को अगर दोबारा से मेंटेन करे तो यहां पर हमें बॉर्डर डिस्प्यूट्स जो हैं उनको रिजॉल्व करना पड़ेगा। अब देखना ये होगा कि जो यहां पर आरआईसी का एक रूपरेखा जो यहां पर बनी है क्या उसका इंप्लीकेशन आता है, क्या आरआईसी दोबारा से एक मजबूत संगठन बनेगा, और अगर ये बन जाता है तो ये वेस्ट के लिए एक बहुत बड़ी सिरदर्दी रहेगी। अब तक मैंने यूएसए से रिलेटेड सिर्फ बात बताई कि यूएसए ने टैरिफ लगाए और यहां पर जो ये तीनों का जो मिश्रण था ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक वेकअप कॉल थी। इसी बीच में जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने अपने जो ट्रुथ सोशल है वहां पर एक पोस्ट डाली है और वो पोस्ट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, लेकिन अगर ऐसा देखा जाए कि झूठ बोलने में उन्होंने ऑस्कर मिलना चाहिए। कितनी बार वो ये कह चुके हैं कि उन्होंने इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ऑपरेशन सिंदूर जब हो रहा था तो उन्होंने सीजफायर करवाया, जो हम ब्लंटली मना कर चुके हैं कि उसके अंदर में डोनाल्ड ट्रंप की किसी भी तरह की कोई भी संलिप्तता नहीं थी, लेकिन झूठ बोलने में डोनाल्ड ट्रंप का कोई भी सानी नहीं। यहां पर कल डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इंडिया जो है वो अब यूएसए के साथ एक पैक्ट साइन करना चाहता है जहां पर जो टैरिफ है वो 0% कर देगा। ये बात आप क्या मान सकते हैं, हमारी सरकार जो है वो बार बार ये बात कह चुकी है कि हम टैरिफ नहीं हटाएंगे, हमारा एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर जो है उसको ओपन नहीं करेंगे यूएसए के लिए। और यहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो चाहते हैं 0% टैरिफ, लेकिन यहां पर वो कहना चाह रहे हैं कि अब ये लेट हो चुका है और अब यूएसए जो है वो अपने जो 25% जो टैरिफ है उनको लगाए रखेगा। यहां पर यूएसए के जितने भी जो जियोपॉलिटिक्स के एक्सपर्ट्स हैं उन सबका ये कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से यहां पर जो इंडिया के साथ जो रिलेशनशिप को खराब किया यह बहुत ज्यादा एक पॉलिटिकल ब्लंडर है। यहां पर उन्होंने कहा कि एक तरफ जो चाइना है वो एनिमी नंबर 1 है
यूएसए का। और जिस तरह से अब यूएसए ने इंडिया के साथ अपने रिश्तों को खराब किया है और दोबारा से जो इंडिया चाइना रिलेशनशिप है वो मजबूत हो रही हैं, ये बहुत ही बड़ा ब्लंडर है। और 2 डेकेड में अलग अलग जो राष्ट्रपति थे, जिसकी शुरुआत जॉर्ज डब्ल्यू बुश से हुई थी, उसके बाद बराक ओबामा और पहली टर्म डोनाल्ड ट्रंप की और जो बाइडेन के दरमियान जिस तरह से इंडिया यूएसए के रिलेशनशिप जो है वो मजबूत हो रहे थे, यहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने जो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप, इकोनॉमिक रिलेशनशिप जो है उनको पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। यहां पर डोनाल्ड ट्रंप एक और झूठ बोल रहे हैं, जहां पर उन्होंने कहा कि इंडिया जो है वो एक इंपॉर्टेंट पार्टनर नहीं है। जो गुड्स जाते हैं यहां पर, जो इंडियन गुड्स हैं वो वहां पर जाते हैं, कोई ज्यादा लंबा चौड़ा ट्रेड नहीं होता है। यहां पर भी एक रियलिटी चेक मिलना चाहिए, जहां पर अब यूएसए के साथ जब ट्रेड की बात आती है, टॉप 10 ट्रेडिंग पार्टनर्स के अंदर में इंडिया आता है। इससे पहले ये भी झूठ बोल चुके हैं कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो एक डेड इकोनॉमी है। डेड इकोनॉमी जो है वो 7.8% की ग्रोथ रेट दिखा रही है। इस तरह के क्लेम जो है वो डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के राष्ट्रपति, ये कर रहे हैं। ये बताता है कि किस तरह का जो पॉलिटिकल ब्लंडर जो है वो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। वहीं एक और डेवलपमेंट हुई जहां पर पीटर नवारो, जो डोनाल्ड ट्रंप के ट्रेड एडवाइजर है, मान लीजिए आप डोनाल्ड ट्रंप के सबसे बड़े सलाहकार हैं ट्रेड के अंदर में, आप पीएचडी होल्डर हैं येल यूनिवर्सिटी से, आपके पास जो इंटेलेक्चुअल लेवल है, लेकिन यहां पर जिस तरह से आप कमेंट कर रहे हैं वो टोटली बेबुनियाद। कल उन्होंने एक स्टेटमेंट दी जहां पर उन्होंने कहा कि मुझे बात समझ में नहीं आ रही है कि जो इंडिया है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो क्यों चाइना और रशिया के साथ इन बैठ जा रहे हैं। कितना गलत स्टेटमेंट जो है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर के लिए दिया जा रहा है, और ये पीटर नवारो कर रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप को क्या नहीं पता है कि उनके ट्रेड एक्सपर्ट क्या बात कर रहे हैं। वहीं पर अब जो कास्ट सिस्टम है उसको भी लेके आए हैं, जहां पर उन्होंने कहा कि जो ब्राह्मण्स हैं वो यहां पर प्रॉफिट कर रहे हैं रशियन ऑयल को परचेज करने से। अब एक बात सोच के चलिए कि रशियन ऑयल जो है उसको कौन परचेज करता है। सबसे पहले परचेज करती हैं गवर्नमेंट एजेंसीज। गवर्नमेंट एजेंसीज के अंदर में क्या है, इंडियन ऑयल लिमिटेड है, बीपीसीएल है, एचपीसीएल है। उसके बाद आती है कुछ प्राइवेट फर्म, जिसके अंदर में पहली फर्म जो है वो रिलायंस है, दूसरी है नोवाटो। जो नोवाटो है इसके अंदर में 49% जो है वो रशिया का यहां पर शेयर है। क्या रिलायंस जो है वो एक ब्राह्मणिकल कंपनी, किस तरह की प्रोफाइलिंग जो है वो हो रही है। और यहां पर जो डोनाल्ड ट्रंप है और जो उनके एडवाइजर है वो इंडिया यूएस के रिलेशनशिप को पूरी तरह से खराब करने की तरफ बढ़ रहे हैं। आपका इस बारे में क्या विचार है, आप हमें कमेंट करके बताइएगा। और जो एससीओ समिट हुई है वहां पर जो फाइनल रिजल्ट निकला है उसका आपके बारे में क्या आपके एक्सपर्ट ओपिनियन, क्योंकि ओपिनियन जो है वो एक्सपर्ट तब बनेगा जब आप हमें ओपिनियन देंगे। प्रॉब्लम क्या आती है कि जब भी आप कमेंट नहीं करेंगे, तो कमेंट ना करना यह बताता है कि आप इसके अंदर में अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो नहीं देना चाहते। जब तक पॉइंट ऑफ व्यू एक्सचेंज नहीं होंगे तब तक क्लियरिटी नहीं आती। यहां पर जो क्लियरिटी है वो जरूरी है। जब एग्जाम्स होते हैं तो यहां पर विदेश नीति किस तरह से चल रही है, यहां पर कौन किस पोस्ट के ऊपर बैठा है, ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और ओवरऑल इसका इंपैक्ट क्या होता है। दूसरी तरफ जो नॉर्मल पर्सन जो एग्जाम्स नहीं देने वाला है, लेकिन उसको भी इस बात की जानकारी इसलिए होनी चाहिए क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और जब जरूरी है तो आप उसको सुनिए और उसके ऊपर में अपने ओपिनियन देंगे, तभी जाकर एक संवाद बैठेगा। और इस संवाद के लिए ही हम यहां पर आपके लिए ये जो है ये आपके लिए लेके आए। जो नेक्स्ट खबर आ रही है हमारी वो बिहार से है, जहां पर लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी जी ने जो वोट अधिकार जो यात्रा है उन्होंने कल उसका समापन कर दिया। वोट अधिकार यात्रा जो है वो 17 अगस्त को शुरू की थी और उसके बाद अब 1 सितंबर को इसका समापन हो चुका है। और यहां पर राहुल गांधी जी ने जो विपक्षी एकता है उसको दिखाया, जहां पर अलग अलग पार्टी, जिसके अंदर में टीएमसी के जो सांसद हैं यूसुफ पठान वो आए हुए थे, शिवसेना के जो संजय राउत हैं, आरजेडी के जो तेजस्वी यादव हैं, यहां तक कि कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट है मल्लिकार्जुन खड़गे, सीपीआईएमएल के जो नेता है वो यहां पर थे। और यहां पर राहुल गांधी जी ने कहा कि आप सबने सुना होगा कि एटम बम जो है वो फटा था हिरोशिमा और नागासाकी के अंदर में। अब राहुल गांधी जी जो हैं वो ये कह रहे हैं कि एक हाइड्रोजन बम आएगा और हाइड्रोजन बम जिस दिन वो फोड़ देंगे उसके बाद जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो सरकार है वो यहां पर आपके सामने नहीं आ पाएगी।
उन्होंने कहा कि जो वो जिस तरह से जिस लेवल पर वोट चोरी हो रही है यहां पर वो पूरी तरह से एक्सपोज कर देंगे। वहीं पर जो बिहार एसआईआर का मुद्दा है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर में गया था, जहां पर आरजेडी पार्टी ने जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर में एक पिटीशन लगाई थी, जहां पर उन्होंने कहा था कि जो कट ऑफ डेट 1 सितंबर की जो इलेक्शन कमीशन ने कहा था और 1 सितंबर के बाद उसको बढ़ा देना चाहिए। यहां पर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि लगभग 99.5% जो लोग हैं, जो वोटर हैं, 7.23 करोड़ जो वोटर हैं, उन सबने यहां पर उसके 99% ने अपने डॉक्यूमेंट को सबमिट कर दिया। यहां पर जो कंप्लेंट्स है वो बहुत कम आ रही हैं और यहां पर जो कट ऑफ डेट है उसको नहीं काटा जा सकता। यहां पर उन्होंने कहा कि 18 साल से ऊपर के जो लोग हैं वो भी अब यहां पर एनरोलमेंट कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि जो अगर किसी के वोटर कार्ड के अंदर में कोई भी दिक्कत जो है उसको 30 सितंबर तक देखा जाएगा। यहां पर जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बाक्षी के जो बेंच है उन्होंने कहा है कि जो 11 डॉक्यूमेंट थे उसके अंदर में अब 12वां डॉक्यूमेंट जो है वो आधार आना चाहिए और यहां पर जितने भी जो वोटर्स हैं, जो 7 करोड़ 23 लाख जो वोटर है, उन सबके लिए आधार को यहां पर मान्य होना चाहिए और अगली बार जो इसकी सुनवाई है वो 8 सितंबर को होगी और 8 सितंबर को देखना यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट जो एसआईआर से रिलेटेड और क्या डेवलपमेंट होती है और क्या फैसला देता है। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो इलेक्शन कमीशन है वो बार बार ये कह रहा है कि जो एसआईआर है इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है, वहीं पर जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर में पार्टी जाती है जिसके अंदर में अलग अलग पार्टीज हैं, आरजेडी है, कांग्रेस है और उसके साथ साथ जो एडीआर जो एनजीओ है, यहां पर इलेक्शन कमीशन ने कुछ सवाल उठाए, जहां पर उन्होंने कहा कि एक तरफ जो जितनी भी एनजीओ हैं वो ये कह रही हैं कि लोग यहां पर अपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट नहीं कर पा रहे। अगर वो सबमिट नहीं कर पा रहे हैं तो 99.5% जो लोग हैं वो यहां पर कैसे डॉक्यूमेंट्स को सबमिट कर दिया। यहां पर अब इलेक्शन कमीशन ने एक और बात कही है कि वो चाहते हैं कि जो बीएलएस हैं वो यहां पर उनके साथ काम करे और दूसरी तरफ उन्होंने एक डाटा और प्रस्तुत किया, जहां पर उन्होंने कहा कि आरजेडी और जो सीपीआईएम है उनकी अगर टोटल कंप्लेंट भी बताएं तो 220 कंप्लेंट आई हैं। यहां पर किसी भी पार्टी का जो क्लेम है वो यहां पर नहीं आ रहा है इलेक्शन कमीशन के अंदर। ओवरऑल दिखना होगा कि 8 तारीख को इससे रिलेटेड क्या फैसला लेता है सुप्रीम कोर्ट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है वो मौसम से रिलेटेड और मॉनसून का जो सीजन चल रहा है, यहां पर जो अगस्त का जो इस बार का जो महीना गया है वो वेटेस्ट महीना बताया गया है अलग अलग स्टेट्स के अंदर, जहां पर पंजाब, हिमाचल प्रदेश में कई सालों का जो रिकॉर्ड है वो टूटा। पंजाब के अंदर में 76 ईयर्स पुराना जो रिकॉर्ड था वो टूट गया। यहां पर अब इसकी वजह से जो बाढ़ के जो हालात हैं वो कई जगह पर देखे जा रहे हैं और यहां पर दोबारा से मैं आपके लिए वो मैप लेके आया हूं, जहां पर ये पता लग रहा है कि कहां पर किस तरह की व्यवस्था है। यहां पर अब जो केरला है वहां पर अब किसी भी तरह की जो बारिश है वो ज्यादा नहीं हो रही। इसके साथ साथ अब जो अरुणाचल प्रदेश है वहां पर भी किसी भी तरह की फ्लड की कोई भी गुंजाइश नहीं है और यहां पर अभी कोई वार्निंग नहीं जारी की है आईएमडी। इसके अलावा जितना भी जो क्षेत्र है वहां पर अभी हमें प्रिपेयरनेस की जरूरत है, जहां पर उत्तराखंड और जो हिमाचल प्रदेश है यहां पर फ्लड्स की बहुत ज्यादा फ्लड्स आ सकती हैं और यहां पर सरकारों को एक्शन लेने की रिक्वायरमेंट वो दिखाई भी दे रही है। जहां पर हिमाचल प्रदेश के अंदर में जो सुक्खू सरकार है उन्होंने इसे एक आपदा घोषित कर दिया। यहां पर उन्होंने कहा कि इस बार जो उनकी सरकार है वो पूरी तरह से तैयार थी, इसीलिए लोग कम मरे हैं, लेकिन जो नुकसान है वो बहुत ज्यादा है। और 2023 में जिस तरह से जो बाढ़ आई थी उसी तरह की जो बाढ़ है वो हिमाचल प्रदेश के अंदर में। वहीं पर जो उत्तराखंड है वहां पर भी 2 और क्रैशेस हो गए हैं और यहां पर जो रोड की जो व्यवस्था है ये पूरी तरह से अक्षीण हो चुकी। वहीं पर अब जो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और यहां तक कि जो दिल्ली है वहां पर जो यमुना जैसी जितनी भी नदियां जो हैं वो खतरे के निशान के ऊपर। यहां पर पंजाब के चीफ मिनिस्टर भगवंत मान जी ने अब मोदी सरकार से फोन पे बात की है और यहां पर ये कहा है कि वो चाहते हैं कि 60,000 करोड़ रुपए का जो पैकेज है वो पंजाब के लिए दिया जाए, क्योंकि जिस तरह से बाढ़ की हालात अब पंजाब के अंदर में हुई है इससे बहुत ज्यादा नुकसान। वहीं पर हमारे जो होम मिनिस्टर अमित शाह जी हैं वो 2 दिन के दौरे के ऊपर में जम्मू कश्मीर के अंदर में थे और यहां पर पूरी असेसमेंट की गई जम्मू कश्मीर के अंदर में, जिस तरह से जम्मू, कटरा और यहां पर जो
रईसी डिस्ट्रिक्ट, रामबाग डिस्ट्रिक्ट, जिस तरह से जो लैंडस्लाइड्स हुई हैं यहाँ पर प्रॉपर ब्यौरा लिया जा रहा है और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जो पुलिस की टीम्स है यहाँ पर डिप्लॉय की हुई। यहाँ पर एक और वार्निंग आई है जहां पर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के साथ साथ अब जो चंडीगढ़ और हरियाणा में अंबाला और यमुनानगर का रीजन है वहां पर फ्लैश फ्लड्स आ सकती है। और यहाँ पर अब लोगों को ये हिदायत दी जा रही है कि अगले जो 48 घंटे हैं वहां पर बहुत ज्यादा बारिश हो सकती है। और मेनली जो रीजन है जिसके अंदर में उत्तर प्रदेश, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, राजस्थान है, पंजाब है, और यहाँ पर अब सुरक्षित रहने की पूरी तरह से एक वार्निंग जारी की गई है जहां पर आपको तैयार रहना चाहिए। कभी भी अगर ज्यादा बारिश आएगी तो उससे फ्लड्स आ सकती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है हमारी वो जुडिशरी से आई है, जहां पर जो पहली खबर है वो सुप्रीम कोर्ट से आई है, जहां पर जो तमिलनाडु सरकार है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर में गई और सुप्रीम कोर्ट के अंदर में उन्होंने कहा कि जो राइट टू एजुकेशन जो 2009 के अंदर में आया था, जिसके तहत जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको समग्र शिक्षा अभियान के तहत जो 3000 करोड़ रुपए जो तमिलनाडु को मिलने चाहिए थे वो नहीं मिल रहे हैं। और यहाँ पर अब सुप्रीम कोर्ट की इंटरवेंशन चाहते हैं। यहाँ पर जो विक्रमनाथ जी की जो बेंच है उन्होंने कहा कि अब इस मैटर को सुनवाई करेगी और सेंटर को ये डायरेक्शन देगी कि जल्दी यहाँ पर फैसला दिया जाए कि 3000 करोड़ रुपए जो हैं जो तमिलनाडु सरकार को क्यों नहीं मिल रहे। यहाँ पर सेंटर जो है वो कई बार ये तर्क दे चुकी है कि समग्र शिक्षा अभियान का जो फंड है वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत बनेगा। तमिलनाडु जो है वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी को इंप्लीमेंट नहीं कर रहा है, इसलिए जो फंड है वो नहीं रिलीज किए जा रहे हैं। अब ओवरऑल देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट जो है यहाँ पर तमिलनाडु सरकार के तर्क को मानती है या सेंटर के तर्क को मानती है। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि राइट टू एजुकेशन के तहत जो 3000 करोड़ रुपए जो बच्चों की एजुकेशन के लिए है यहाँ पर अब कब रिलीज होंगे और उसकी वजह से क्या जो बच्चों की जो एजुकेशन है उसके ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा। तो नेक्स्ट खबर आ रही है हमारी वो भी सुप्रीम कोर्ट से है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर में एक पिटीशन लगाई गई है जहां पर उन्होंने कहा कि 2014 के अंदर में एक फैसला दिया था और यहां पर जस्टिस BR गवई और विनोद चौहान जी की जो बेंच है उन्होंने अभी कहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था जिसके अंदर में कहा जा रहा था कि जो ट्रांसजेंडर हैं उनको इंक्लूड करना चाहिए सेक्स एजुकेशन की प्ली के अंदर। अब यहाँ पर जो सेंटर है वो अपना तर्क देगी। यहाँ पर 2014 के फैसले के अंदर में ये कहा गया था जो बच्चों का करिकुलम है जो NCERT SCERT की बुक्स के अंदर में जो सेक्स एजुकेशन है उसको इंक्लूड करना चाहिए और यहाँ पर जो ट्रांसजेंडर हैं उनको भी उनकी भी जो जितनी भी बातें हैं उनको इंक्लूड करना चाहिए। अब तक ये इंक्लूड नहीं हो पाया था और इसी से रिलेटेड जो पिटीशन है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर में लगी। तो नेक्स्ट खबर आ रही है हमारी वो भी सुप्रीम कोर्ट से है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दिया है जो सेंट्रल गवर्नमेंट का प्लान था। यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट ये चाहती थी कि जो पेट्रोलियम है उसके अंदर में E20 जो पेट्रोल है उसको इस्तेमाल किया जाए, जो 20% है वो इथेनॉल का यूज करने वाला था। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने इस पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया। वहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने जो तेलंगाना सरकार ने एक फैसला दिया था जहां पर उन्होंने कहा कि जो मेडिकल और डेंटल स्टूडेंट्स जो हैं यहां पर उन्होंने कोटा लगाया था, जहां पर उन्होंने कहा कि तेलंगाना का जो लोकल कोटा है इसके अंदर में जो 9 से लेकर 12 तक जो तेलंगाना के अंदर में ही पढ़ाई करेंगे वही स्टूडेंट्स जो हैं वो लोकल कोटा का अवेल कर सकेंगे। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने उसको अब हरी झंडी दे दी। तो नेक्स्ट खबर आ रही है हमारी वो भी सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर में जस्टिस दीपाकर दत्ता और मनमोहन सिंह जी की जो बेंच है यहां पर उन्होंने कहा था एक केस आया और यहां पर यह आया कि जो राइट टू एजुकेशन के तहत जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट्स वहां पर राइट टू एजुकेशन का जो एक्ट है वो यहां पर लगेगा। यहाँ पर जो दीपाकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन की जो बेंच है वो सुनवाई कर रही थी कि जिस तरह से जो टेट है वो पूरे देश के अंदर में लग चुका है, क्या यहाँ पर जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट्स है वहां पर भी जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है वो एक क्राइटेरिया होना चाहिए। और अगर होना चाहिए तो यहाँ पर तो 2014 का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था क्या उसके उलट में जा रहा है। अब यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट है वो 5 जज की एक बेंच बनाएगी और वो इस बारे में पूरी तरह से समीक्षा करेगी कि जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट्स हैं क्या वहां पर अब जो राइट टू एजुकेशन है वो लगेगा। और इससे रिलेटेड जो भी डेवलपमेंट होगी वो आपके लिए आएंगे। हम चलते हैं लास्ट न्यूज की तरफ। जो लास्ट न्यूज है वो दिल्ली से आई और दिल्ली के अंदर में 2020 में दंगे हुए थे और जब ये दंगे हुए थे उस समय पर जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो इंडिया की विजिट के ऊपर में आए थे और यहाँ पर अब जो दिल्ली हाई कोर्ट है वो इसके अंदर में अपना जो केस का जो फैसला है वो आज सुना सकती है। यहाँ पर जो 10 अक्यूज्ड हैं उनके खिलाफ जो फैसला है वो आज आ सकता है।
जब भी ये फैसला आएगा, जो भी फैसला आएगा वो हम आपके लिए आएंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है हमारी वो नॉर्थ ईस्ट से आई है, जहां पर मिजोरम के अंदर में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं वो अगले हफ्ते नॉर्थ ईस्ट की यात्रा के ऊपर में जाने वाले हैं। और यहाँ पर जो बैराबी सराग जो रेल ब्रिज है, जिसके अंदर में 51.38 किलोमीटर का जो ये ब्रिज है ये बनकर तैयार है, यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है इसको इनॉग्रेट कर। इसके बाद जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं वो मणिपुर भी जा सकते हैं। और यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो विजिट है मणिपुर की, ये 2023 की जो जातीय हिंसा हुई थी उसके बाद पहली मणिपुर विजिट हो सकती है, इसलिए इंपॉर्टेंट भी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है हमारी वो उत्तराखंड से आई है, जहां पर उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी जी की जो सरकार है उन्होंने यहाँ पर एक फैसला लिया है, जहां पर उन्होंने कहा है कि जितने भी जो अग्निवीर हैं, जो अग्निवीर की स्कीम जो इंडियन आर्मी के अंदर में लाई गई थी, अब जो अग्निवीर हैं जब वो रिटायर होकर आएंगे, यहाँ पर 10% जो रिजर्वेशन है वो पुलिस, फायर और फॉरेस्ट सर्विसेज के अंदर में दिया जाएगा। यहाँ पर जो स्टेट है उत्तराखंड, उन्होंने ये फैसला लिया। जो नेक्स्ट खबर आ रही है हमारी वो हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी से है, जहां पर अब जो जगदीप धनखड़ जी हैं उन्होंने अपना जो ऑफिशियल रेजिडेंस है उसको छोड़ दिया है और इसके बाद वो अब शिफ्ट हो गए हैं छतरपुर के अंदर में, जो अभय सिंह चौटाला का जो फार्म हाउस है वहां पर शिफ्ट हो गए। यहाँ पर जो जगदीप धनखड़ जी है उनको यहाँ पर जो हाउस अलॉट हो रहा है जो एपीजे अब्दुल कलाम रोड के ऊपर में, वो 3 महीने बाद यहाँ पर इनोवेशन का काम चल रहा है, उसके बाद यहाँ पर अलॉट होगा। और इसी बीच में जो जगदीप धनखड़ जी है वो यहाँ पर छतरपुर फार्म के अंदर में, जगदीप धनखड़ जिन्होंने 21 जुलाई को यहाँ पर अपना रेजिग्नेशन दे दिया था, उसके बाद से अब तक कोई भी पब्लिक अपीयरेंस नहीं दी है। अभी मैंने आपको कल बताया था कि उन्होंने अपनी जो पेंशन है जो राजस्थान असेंबली के अंदर में पूर्व एमएलए के तौर पर होनी चाहिए, वहां पर उन्होंने एक प्ली डाली थी जहां पर वो चाह रहे थे कि उनकी जो पेंशन है उसको रिवाइव किया जाए, और उनकी पेंशन तब बंद कर दी गई थी जब वो बंगाल के गवर्नर बन गए थे। जो नेक्स्ट खबर आ रही है वो महाराष्ट्र से है, जहां पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने अब आदेश दिया है महाराष्ट्र सरकार को कि जो प्रोटेस्ट जो मुंबई के अंदर में चल रहा है, जहां पर मराठा रिजर्वेशन से रिलेटेड जो मनोज पाटिल जी हैं, यहां पर उनके जो वॉलंटियर्स हैं वो मुंबई की जो सड़कों के ऊपर में है, अब वहां से हटे और यहां पर जो आजाद मैदान है वहीं पर प्रोटेस्ट हो सकता है। यहाँ पर जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने अब कोर्ट के डायरेक्शंस को मानना शुरू कर दिया है। अब जो प्रोटेस्टर जो मुंबई की सड़कों के ऊपर थे अब उनको शिफ्ट कर दिया गया है और ये कहा गया है कि आप आजाद मैदान के अंदर में ही प्रोटेस्ट चल रहे हैं। वहीं पर जो महाराष्ट्र की सरकार है देवेंद्र फडणवीस की जी की, उन्होंने अब जो मराठा रिजर्वेशन पॉलिसी है उससे रिलेटेड जो पॉलिसी है उसको मेकिंग स्टार्ट कर दी। तो नेक्स्ट खबर आ रही है हमारी वो जावेद अख्तर, जो उर्दू के बहुत अच्छे कवि हैं, फिल्मों के अंदर में उन्होंने स्क्रिप्ट राइटिंग भी की है, लिरिसिस्ट भी है। यहाँ पर उनका एक प्रोग्राम होने वाला था वेस्ट बंगाल के अंदर में, जिसको कैंसिल कर दिया था वेस्ट बंगाल की सरकार ने। यहाँ पर अब जो इवेंट कैंसिल हुआ है, यहाँ पर अब सिविल राइट्स ग्रुप ने जो ममता बनर्जी की सरकार है उनको यहाँ पर कहा कि आप यहाँ पर किस तरह से उर्दू का जो इवेंट था, जो एक इंपॉर्टेंट इवेंट था, जहां पर उर्दू जैसी लैंग्वेज को यहाँ पर रिवाइव करने की जरूरत है, यहाँ पर आपने जो ये इवेंट कैंसिल किया है गलत है। अब यहाँ पर जो सिविल सोसाइटीज है वो ममता बनर्जी के खिलाफ एक प्रोटेस्ट शुरू करेंगे। जो लास्ट खबर आ रही हमारी वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से है, जहां पर अब जो इमिग्रेशन ब्यूरो है उसको यहाँ पर पावर दे दी गई। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अब जो इमिग्रेशन ब्यूरो को पावर दी गई है, जहां पर जो फॉरेनर एक्ट 2025 के अंदर में ये कहा गया है कि जो इमिग्रेशन ब्यूरो है अब चेक करेगा और चेक करने के बाद उनके पास ही पावर होगी कि जो फॉरेनर्स हैं जो इलीगल आए हुए हैं उनको यहाँ पर डिपोर्ट किया जा सकता है। जो इंटरनेशनल न्यूज है वहां पर पहली खबर जो अफगानिस्तान से आई है, जहां पर अफगानिस्तान के जो जलालाबाद के पास में जो एक जगह है वहां पर एक बहुत तेज भूकंप का झटका देखा गया। यहाँ पर 6.8 रिक्टर स्केल का जो ये भूकंप था, जिसके अंदर में 812 लोग जो है मारे गए हैं और 2800 से ज्यादा जो है यहाँ पर इंजर्ड हो गए। अफगानिस्तान के अंदर में जिस तरह से जो बारिश और जो कंडीशन है उसकी वजह से जो राहत और बचाव के जो कार्य हैं वो नहीं हो पा रहे हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो तालिबान के जो सरकार है उससे बातचीत की और यहाँ पर अपनी कंडोलेंसेस दी है और उसके साथ साथ ये कहा है कि यहाँ पर जो मदद है वो इंडियन गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। जो नेक्स्ट खबर आ रही है हमारी वो इंडोनेशिया से है, जहां पर इंडोनेशिया के अंदर में जो प्रोटेस्ट है वो बढ़ता ही जा रहा है। यहाँ पर प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है? क्योंकि इंडोनेशिया की पार्लियामेंट ने एक
कानून पास किया जहां पर जितने भी जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनके लिए यहाँ पर कॉस्ट ऑफ लिविंग को बढ़ाने के लिए उनकी एक एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया जा रहा था, उनकी सैलरीज बढ़ाई जा रही थी। और यहाँ पर इंडोनेशिया के अंदर में जिस तरह से जो कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ रही है, यहाँ पर जो लोग हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि जो प्रेसिडेंट यहाँ पर जो ब्राइब करना चाहते हैं अपने पार्लियामेंटेरियंस को, वो गलत है। यहाँ पर जो प्रोटेस्ट है वायलेंट हो गया है, जहां पर अब आर्मी को डिप्लॉय कर दिया गया था क्योंकि यहाँ पर एक प्रोटेस्टर जो है वो मर गया था। अब यहाँ पर इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता और जगह पर आर्मी की डिप्लॉयमेंट कर दी गई। जो नेक्स्ट खबर आ रही है हमारी वो इजराइल से है, जहां पर इजराइल के खिलाफ एक रिपोर्ट जारी की गई है, जहां पर अकेडमी एसोसिएशन ऑफ जेनोसाइड स्कॉलर जो है यहाँ पर उन्होंने एक रिपोर्ट जारी की है, जहां पर उन्होंने कहा कि गाजा के अंदर में जो जेनोसाइड कर रही है इजराइल, और यहाँ पर अब जो रिपोर्ट है ये दिखाती है कि जिस तरह से जो एड की ब्लॉकेड इजरायली फोर्सेस कर रही हैं, जहां पर पानी, फ्यूल और खाने का सामान जो है वो इजराइल के लोगों के पास नहीं पहुंच पा रहा है। यहां पर इजराइल जो है वो बहुत ही गलत टैक्टिक्स, जेनोसाइड की जो टैक्टिक्स है उसका इस्तेमाल कर रही है गाजा के अंदर। यूएन की जनरल असेंबली की जो मीटिंग है वो इसी महीने होने वाली है। क्या यहाँ पर इजराइल के ऊपर कोई सैंक्शंस जो है वो लग पाएंगे? जो नेक्स्ट खबर आ रही है हमारी वो ईयू की जो प्रेसिडेंट वेनिसा वंडरलैंड उनसे रिलेटेड है। यहाँ पर उनका जो प्लेन है उसके अंदर में जो जीपीएस सिग्नल है यहाँ पर लॉस्ट हो गया था। यहाँ पर अब जो वेनिसा वंडरलैंड और ईयू ने यहाँ पर ये कहा है कि जो रशिया है उसने यहाँ पर जो जीपीएस सिग्नल है उसको जैम कर दिया था और इसकी वजह से जो प्रेसिडेंट है वो मर सकती थी। जो लास्ट की दो खबरें हैं वो हमारे पड़ोसी देशों से है, जहां पर पहली खबर जो है वो श्रीलंका से आई है, जहां पर श्रीलंका की जो राष्ट्रपति हैं दशानायके वो यहाँ पर कच्छदेवु जो आइलैंड है यहाँ पर विजिट किया है और यहाँ पर उन्होंने कहा कि जो श्रीलंका है वो अपनी टेरिटरी को पूरी तरह से यहाँ पर प्रिजर्व कर सकता है। यहाँ पर ये कमेंट इसलिए आया है क्योंकि जो एक्टर विजय जिन्होंने यहाँ पर तमिलनाडु में अपनी पार्टी बनाई है, यहाँ पर उन्होंने कहा था कि कच्छदीवू आइलैंड जो है वो इंडिया का पार्ट था और यहाँ पर जो इंडियन गवर्नमेंट ने जिस तरह से उसको श्रीलंका को दे दिया है, यहाँ पर वो चाहते हैं कि कच्छदीव आइलैंड जो है वो इंडिया को दोबारा मिल जाए। यहाँ पर अब एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है इंडिया श्रीलंका के बीच में और वो देखने की बात है। तो लास्ट खबर आ रही है वो बांग्लादेश से है, जहां पर बांग्लादेश की जो इंटरिम सरकार है मोहम्मद यूनुस की सरकार, उन्होंने कहा है कि जो इलेक्शंस हैं उनका कोई भी अल्टरनेटिव नहीं है और अगली साल फरवरी के अंदर में बांग्लादेश के अंदर में इलेक्शंस होंगे और उसके बाद एक चुनी हुई सरकार जो है वो आ जाएगी। इससे पहले 5 अगस्त 2024 को तख्ता पलट हुआ था, जहां पर शेख हसीना जो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर थी उनको हटा दिया गया था। उसके बाद से जो इंटरिम प्राइम मिनिस्टर के तौर पर काम कर रहे मोहम्मद यूनुस ने अभी अनाउंसमेंट किया है कि फरवरी 2026 के अंदर में इलेक्शंस होंगे बांग्लादेश के अंदर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज सब्सक्राइब टू अनुराग खेले यूट्यूब चैनल। थैंक यू।